हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था, जो कि जिसको हमने बजट बोला। ये आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग है। और उसके आगे का पोर्शन जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट वो डिस्कस करेंगे, फाइनेंस बिल डिस्कस करेंगे, और जो FRBM एक्ट है वो भी पार्लियामेंट के अंदर टेबल होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो कैसे किस किस कंट्री के साथ होता है, कौन सी कमोडिटी में होता है, BOP कब पॉजिटिव हुआ, डेमोग्राफी क्या है इंडिया का। तो जो ये टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंडियन डेट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम अब बात डिस्कस करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में, राइट। तो डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में देखिएगा, जैसे ही आपका पार्लियामेंट के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मैंने पिछले वीडियो में करवाई है वो टेबल होता है, उसी के साथ में डिमांड फॉर ग्रांट ये भी टेबल होता है। देखिए, डिमांड फॉर ग्रांट आर्टिकल 113 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो भी आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो और जो भी कंसोलिडेटेड से, आपको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड से होगा, राइट। उसको आपको लोकसभा के सामने रखना होगा। और ये जो इसको आप बोलते हो कि हमें अलाउ किया जाए कि इतना पैसा निकालना है, उसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हो। और वो आर्टिकल 113 के अकॉर्डिंग है। और अब की बार 102 डिमांड फॉर ग्रांट के आर्टिकल्स थे। तो ये बेसिकली हमारा डिमांड फॉर ग्रांट का पोर्शन हो गया। नेट में पूछा जा सकता है डिमांड फॉर ग्रांट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है। या अगर आपका जर्नली जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, देखिएगा ये वाला पोर्शन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 के अकॉर्डिंग है, डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो 113 के अकॉर्डिंग है, और फाइनेंस बिल जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो 110 के अकॉर्डिंग है, राइट। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में। डियर स्टूडेंट, जब भी पार्लियामेंट के अंदर बजट आता है, यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है उसके साथ में डिमांड फॉर ग्रांट आता है, और तीसरा आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के अंदर सारा का सारा ये बात डिस्कस किया जाता है कि कौन सा टैक्स हटाया गया है, कौन सा टैक्स नया लगाया गया है, कौन से टैक्स का जो रेट है वो अल्टर किया गया है, तो उसके बारे में डिटेल से दिया होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल ऑल्सो एक मनी बिल होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फाइनेंस बिल इज़ ए मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अंदर होता है क्या है, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिटेल ऑफ द इम्पोजिशन क्या लगाया गया है, एबोलिशन हटाया गया है, रेमिशन और अल्ट्रेशंस और रेगुलेशन ऑफ द टैक्सेस, इसके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया होता है, राइट। तो ये हमारा फाइनेंस बिल के बारे में है। अब हम बात करते हैं कि अब की बार वाला जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है वो जो हमारे फाइनेंस बिल का ही पोर्शन हम पढ़ेंगे अभी, कि अब की बार जो हमारा जो इनकम टैक्स है वो कितने रेट पे कितना लगता है। इसमें नेट में क्वेश्चंस भी आया हुआ है, मैं अभी बताऊंगा तुमको कहाँ से क्वेश्चंस आया है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। देखिएगा कि अगर 2.5 लाख तक का इनकम है, ये 2.5 लाख वर्किंग पॉपुलेशन का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पूछने की संभावना वर्किंग पॉपुलेशन का ही है, मेजॉरिटी वही है। 2.5 लाख तक का इनकम है तो उसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख है तो 5% टैक्स है, और 5 से 7 लाख है तो उसके ऊपर 10% है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2.5 से जो 5 लाख, अगर किसी की इनकम 7.5 लाख है तो उसका 2.5 से 5 लाख तक तो लगेगा 5%, और आगे जो 5 लाख से 2.5% बच गया उस पर लगेगा 10%। सो ऑन 15% है। अगर 10 लाख है तो 12.5 लाख तक है तो 20% है, और 15 लाख है तो 25% है, राइट। इसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर 15 लाख से लेकर के 50 लाख तक है तो 30% है, राइट। और अगर 50 लाख से 1 करोड़ है तो ये तो परसेंटेज 30 ही रहेगा, आगे तक कितना ही जाएंगे, लेकिन साथ में 10% सरचार्ज लग जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज है। अब सरचार्ज क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स होता है, राइट। दो बात ध्यान से रखिएगा, एक सेस होता है और एक सरचार्ज होता है।
सेस जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके ऊपर 30% टैक्स लग रहा है, उस पे गवर्नमेंट ने 3% सेस लगा दिया, राइट। या उसका मान लीजिएगा कि 3% सेस लगा तो 30% का 3% दैट इज़ 0.9, राइट। तो ये हो गया 30.9% आपका टोटल टैक्स हो गया। दिस इज ए सेस। सरचार्ज होता है वो एडिशनल टैक्स होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, सेस कोई पर्टिकुलर किसी काम के लिए लगाया जाता है और सरचार्ज जो होता है वो गवर्नमेंट जो होती है वो ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए लगाया जाए, वो इनकम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को टैकल करने के लिए लगाया जाता है। सरचार्ज अगर कोई काम पूरा हो गया तो भी सरचार्ज को एबोलिश कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, हेल्थ सेस हो गया, वो लग गया तो वो अगर गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो पूरा होते ही वो सेस का काम बंद हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इधर इसके स्लाइड के नीचे मैंने लिखा भी होगा या नहीं लिखा तो आप ध्यान में रखिएगा। ये जो बजट है इस बजट के अंदर 4% सेस सभी पे लगा हुआ है, राइट, ये ध्यान रखना है। तो सरचार्ज उसके बाद में अगर 1 से 2 करोड़ है, 1 से 2 करोड़ है तो सरचार्ज 15% हो गया, 2 से 5 करोड़ है तो सरचार्ज 25% हो गया, और 5 करोड़ से अगर ऊपर इनकम है तो 37% सरचार्ज हो गया। ये आपको मोटे तौर पे ध्यान रखना है। नेट में एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया में सरचार्ज जो है वो किस रेट से स्टार्ट होता है, तो 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर जो है वो सरचार्ज 10% हो जाता है। तो आपको ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो ध्यान में रखना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम बात करेंगे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। मैंने ये एक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में पिछली जो नेट का पेपर हुआ था उस टाइम मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बना करके यूट्यूब पे डाला था। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देता हूँ कि मैंने उसके अंदर क्या क्या डाला है, और वो पूरा डिटेल में आप देखिएगा। नीचे मैं टाइम भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि इस वीडियो का इतने से इतने तक देखिएगा, और साथ में लिंक डाल दूंगा। तो आप यहीं पर ये वीडियो को रोकिएगा और पहले ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो देख करके, जो मिनट डाला है वहाँ से वहाँ तक देख करके फिर इस वीडियो के ऊपर आइएगा, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट। ये क्या होती है ये तो आपने वीडियो के अंदर देखा है, लेकिन अब की बार वाले बजट के अंदर इनको क्या क्या मेंशन किया गया है वो हम देखते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। तो देखिएगा, तो देखिए डियर स्टूडेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट अब की बार वाले जो बजट के अंदर डिस्कस किया गया है, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इसका मीनिंग मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या दिया होता है, बेसिकली डेफिसिट्स के बारे में डिस्कस किया होता है, और एक आपके बारे में डिस्कस करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना है, राइट। तो डेट के वीडियो में तो हम नेक्स्ट 4th वीडियो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको ये बात का एंजॉय भी आएगा उसको कि कैसे डेट बनता है। तो एक जनरल गवर्नमेंट का डेट होता है, जनरल गवर्नमेंट का डेट का मीनिंग टोटल कंट्री के अंदर डेट, यानी सेंटर का और स्टेट दोनों को मिला करके। तो ये सेंटर का जो डेट है वो देखिए हमारा इतना परसेंटेज है, राइट। और जो ये जो डेफिसिट्स हैं ये वाले ये पोर्शन है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है 60.2% है, राइट। ये बात आपको ध्यान में ले लेना इसके अंदर। और देखिए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी इसी को ही हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में ये बताती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, जो इसका नाम ही आपको दिखा रहा है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती है कि पूरे साल के अंदर पिछले साल आपका क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके बारे में डिटेल में पार्लियामेंट के अंदर बताना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपको डिटेल में बताया
बताया जाएगा कि पिछले साल आपका क्या क्या रहा है, राइट। तो देखिएगा इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जीडीपी के बारे में बताया जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये वाले जो फैक्ट है ये आपका फरवरी में आता है, बजट के साथ आता है। तो बजट के साथ जब आता है तो आपके डेटा क्लियर होकर के नहीं आए होते, क्योंकि थर्ड क्वार्टर चल रहा होता है। इसलिए अब आपको जो करवाया गया है वो फोर्थ क्वार्टर चल रहा होता है। तो आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो में करवाया था वो ओरिजिनल डेटा थे, डिटेल में करवा दिया गया है, राइट। तो इसके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको बेसिकली यही देखने की ज़रूरत है कि ये जो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में आता है क्या है। तो ये पर आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, ये सारा कुछ इसके स्टेटमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो चीज़ आपको दिखानी थी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी FRBM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने कहा वो मैं डाल रहा हूँ, आप देखिएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम अब डिस्कस करेंगे इंडियन ट्रेड कंपोजिशन के बारे में, और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर डेमोग्राफी के जो फीचर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ट्रेड सेविंग BOP का डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, और जो इंडेक्स है डिफरेंट टाइप के इंडेक्स है, कौन इंडेक्स देता है, किसकी कितनी वैल्यू है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। अभी इसके अंदर हम मिसलेनियस, ये आपका वो वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, देखिएगा डेमोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो लेटेस्ट डेटा अपडेट हुए इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर बर्थ रेट इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो पिछली बार 20 थी वो चेंज होकर के हो गई है 19.7%। ये बर्थ रेट है, राइट। और सबसे ज़्यादा बर्थ रेट जो है वो बिहार के अंदर है, और सबसे कम जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर है, और स्टेट की अगर हम बात करें तो सिक्किम के अंदर है, ठीक है। ये वाला बात आप ध्यान रखिएगा। डेथ रेट की अगर हम बात करें तो डेथ रेट भी चेंज हुआ है, पिछली बार 6.2 था, अब की बार 6% हो गया है। और सबसे हाईएस्ट जो डेथ है वो छत्तीसगढ़ में होता है। अगर आप अच्छी तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं कि जैसे अर्ली स्टेज में होता है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का होता है, तो वाजिब सी बात है डियर स्टूडेंट कि बर्थ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एजुकेशन भी नहीं होता और डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं होती, तो डेथ भी ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा चेंज होती नहीं, क्योंकि डेथ भी ज़्यादा, बर्थ भी ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ होने लगता है तो हेल्थ जल्दी फैल जाता है। तो इसलिए गाँव में अगर एक डॉक्टर है तो भी सभी का केयर कर लेगा, लेकिन एजुकेशन सभी के आएगी नहीं। और आपको पता है बर्थ रुकता है एजुकेशन से और हेल्थ रुकता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो अगर बिगनिंग है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी है, इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी है, तो हेल्थ यानी डेथ रेट बहुत कम हो जाती है और बर्थ रेट जो है वो बढ़ने लगती है। इसलिए टोटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और तीसरी स्टेट आती है जब इकोनॉमी पूरा डेवलप हो जाता है तो एजुकेशन भी बढ़ जाता है और हेल्थ भी बढ़ जाता है, इसलिए डेथ भी कम होती है और बर्थ भी कम होता है, तो पॉपुलेशन फिर स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट डेथ है और लोवेस्ट डेथ है दिल्ली के अंदर, ये आपको ध्यान करना है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आई थिंक इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आप डेमोग्राफी का जो इंडियन चैप्टर है उसके अंदर पढ़ चुके होंगे। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी के ऊपर जो है वो 30 इन्फेंट मोर्टिलिटी है, राइट। सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी है मध्य प्रदेश में और सबसे कम जो है वो नागालैंड के अंदर है। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 940 सेक्स रेशियो इंडिया का है, और केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है और हरियाणा का सबसे लोअर सेक्स रेशियो है, राइट। अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 914 है, केरला का सबसे ज़्यादा है और लोवेस्ट है हरियाणा का, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन की, क्योंकि एक आपके टॉपिक में लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्बनाइज इंडिया के अंदर इतना परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज दिल्ली और गोवा के अंदर है और सबसे कम अर्बनाइजेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें कि एससी इन इंडिया, पिछले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एससी इंडिया के अंदर कितना है शेड्यूल कास्ट,
तो 16.2% जो है वो एसी हैं। सबसे ज़्यादा नंबर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, और लोएस्ट नंबर की हम बात करें तो मिज़ोरम में है। लोएस्ट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो भी मिज़ोरम के अंदर है, और अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें हाईएस्ट तो पंजाब के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम एसटी की बात करें इंडिया के अंदर तो एसटी बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो 8.2% है। और हाईएस्ट नंबर में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में है, लोएस्ट नंबर में अगर देखें तो गोवा के अंदर है, राइट, और हाईएस्ट प्रोपोर्शन के अंदर देखें तो मिज़ोरम के अंदर है। ये बात आप अच्छे तरह से माइंड में रख लीजिएगा, जो स्टैटिक पोर्शन है उसको रिमाइंड कीजिएगा। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो वो 103 है। अभी जो लेटेस्ट डेटा अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, पहले 113 था, 113 से अभी 103 हो गया लेटेस्ट डेटा के अंदर, राइट। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो टारगेट है वो टारगेट लेकर आए हुए हैं 70, राइट। और सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आसाम के अंदर है, और सबसे कम केरला के अंदर है। तो ये हमारा स्टैटिक जो डेमोग्राफी के कुछ पोर्शन थे वो। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर 0 से लेकर के 40 साल का पॉपुलेशन कितना है, वो 27% है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंट बोलते हैं, उसका अगर हम बात करें तो 15 से 64 ईयर के जो लोग हैं वो 67% पॉपुलेशन है, और 64% से जो अबोव है वो 6% है, राइट। डेमोग्राफिक डिविडेंट का कंसेप्ट मैं आपसे अभी बोल चुका हूँ, वो कंसेप्ट यंग पॉपुलेशन होता है वर्किंग एज का, तो 15 से 64, 15 से 59 नियर अबाउट, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो ये है, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात करें तो 69% लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया है, और पॉपुलेशन का अगर हम बात करें तो 1.36 बिलियन, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का मीनिंग है कि महिलाओं का जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है, डिफरेंट एज हम लेते हैं, 15 से लेकर के 49 तक हम लेते हैं, तो उसको हमने ये 5 का पोर्शन लेकर के पोर्शन इंटरवल बना रखा है कि 15 से 19 साल की जो महिला है उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं वो 11, तो राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट किस उम्र के अंदर की महिलाओं के अंदर है, तो 20 से जो 24 का एज है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, और जो 45 से 49 है उसका सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। ये आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर इसके अंदर हम डिस्कस करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। अब आपका जो हमारा ट्रेड कंपोजिशन है वो स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिस्कस करेंगे, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोस्टली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा किस कंट्री के साथ अब की ईयर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए, पहले जो हमारी कंट्री जिसके साथ ट्रेड ज़्यादा था वो चाइना था, लेकिन अभी रिप्लेस करके यूएस हो गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि पिछले दिनों न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी रहा, तो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आने की संभावना है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, इतना परसेंटेज, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं, इतना परसेंटेज। तीसरा अगर हम चाइना को करते हैं, इतना परसेंटेज। तो ये आप पहले फोर्थ याद रख लीजिएगा। चौथा हम बांग्लादेश के साथ हमारा है, राइट। तो इसके साथ भी एक आप ध्यान में कीजिएगा, एक ग्रेविटी मॉडल है वो भी मॉडल पढ़ लीजिएगा, जो ये बताता है कि ट्रेड जो होता है वो दोनों कंट्री का जीडीपी है उसके तो प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये 3 एक्सपोर्ट मेन, ये आपको 4 आपको याद कर लेना है और इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। तो पहला है यूएस, दूसरा है यूएई, तीसरा है चाइना और चौथा है बांग्लादेश। इसके साथ हमारा एक्सपोर्ट है, राइट। अब अगर हम इंपोर्ट का देखें तो देखिएगा, इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट में मेन जो कंट्री है वो सबसे पहला है चाइना। चाइना से हम इतना इंपोर्ट करते हैं, और दूसरा जो है वो यूएई है, तीसरा जो है वो यूएस है। लेकिन अगर आप दोनों को कंपोजिशन को जोड़ोगे डियर स्टूडेंट,
तो ये 7.2 और यूएस के साथ में जो एक्सपोर्ट है वो हमारा है 18.4। तो अगर चाइना का देखोगे तो चाइना का ये है आपका 5.9, लगभग 6 मान लेते हैं, और 6, और इधर आप देखोगे तो ये है 15, यानी कि 21.51। और अब यूएस का देखते हैं तो यूएस का 7.2 ये है और 18.4 ये है, तो ये आपका बैठ गया 25.6, यानी 25.6 तो चाइना से काफ़ी ऊपर हो गया इसलिए, राइट। तो ये हमारा आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चाइना के साथ हम इतना इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इतना इंपोर्ट हम करते हैं। दूसरा यूएई से हमारा बहुत स्ट्रेटेजिकली भी और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई भी, राइट। और तीसरा हमारा यूएस के साथ हमारा इतना जो है वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और चौथा सऊदी अरबिया है। तो ये 4 पोर्शन भी इसके याद रखिएगा, राइट। अब अगर ओवरऑल देखें तो देखिएगा ओवरऑल के अंदर हमारा सबसे ये जो ट्रेडिंग बैलेंस विद मेजर कंट्री की, किन किन कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, उनकी अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूएस के साथ हमारा सरप्लस में है, वो वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद बांग्लादेश में भी हमारा सरप्लस में है, नेपाल के साथ भी सरप्लस में है, टर्की में भी सरप्लस है, नीदरलैंड में भी सरप्लस है, और यूके के अंदर भी हमारा सरप्लस है, राइट। इटली के साथ भी सरप्लस है। लेकिन इसके बाद जो है वो हमारा डेफिसिट होना स्टार्ट हो जाता है। इन कंट्री के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो नेगेटिव के अंदर है, राइट। तो इनके अंदर हमारा इम्बैलेंस है इतना ट्रेड, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो इम्बैलेंस है वो चाइना के साथ है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, राइट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन के साथ इंडिया का पॉजिटिव है, किन के साथ नेगेटिव है। तो आप बेसिक कंट्रीज़ को माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन सी मेजर कमोडिटी का एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो देखिएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं हम इस ईयर के अंदर, ये देख लीजिएगा, राइट। दूसरा हम जो स्टोन है उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, और आयरन और स्टील का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 मेजर वो कमोडिटी है जिसका हम एक्सपोर्ट करते हैं, और 3 कमोडिटी को माइंड में रख लीजिएगा, इनफ रहेगा, राइट। इंपोर्ट की अगर बात करें तो इंपोर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 10 कमोडिटी के बारे में डिस्कस किया है कि एक तो पेट्रोलियम, जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो किसकी वजह से प्रॉब्लम में रहता है। पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, गोल्ड से होता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और इसके बाद में हम प्रीशियस जो स्टोन्स है उनका भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और कोल के बारे में। तो ये फर्स्ट आप 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये वाला पोर्शन जो है वो माइंड में रखिएगा कि ये 4-5 कमोडिटी वो है जिसके बारे में हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड देखिएगा। अगर हम बात करें करंट अकाउंट बैलेंस की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डियर स्टूडेंट। 2001 से लेके 2003 तक इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव रहा था, लेकिन उसके बाद 17 साल बाद ये वाला पोर्शन देखिएगा, Q4 किसका, 2019 और 20 का Q4 के अंदर पॉजिटिव हुआ था करंट अकाउंट बैलेंस, जिसके अंदर आप जानते हैं कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट आता है, राइट। तो उसके अंदर हमारा 2019-20 का Q4 है वो पॉजिटिव हुआ। उसके बाद में 20-21 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव हुआ, सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव हुआ, और उसके बाद में 21-22 का जो है वो सेकंड क्वार्टर में हमारा पॉजिटिव हुआ। तो ये आप 4 पोर्शन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चंस बनता ही बनता है, राइट। तो ये हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव जो जिस पीरियड में हुआ उसके बारे में है। यहाँ पर नीचे मैंने डिटेल में इसके अंदर लिख भी रखा है, आप देखिएगा नीचे वाले इसके पोर्शन के अंदर। अगर हम बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि इस पे यहाँ पर ये देखिएगा कि इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस जो है रिकॉर्डिंग मार्जिनल सरप्लस हुआ था, वो इतना है 0.6 बिलियन जो सरप्लस हुआ है, 0.1% 2019 का जो पीरियड है उसके Q4 के अंदर, राइट। उसके बाद में Q1 में जैसे 20-21 में मैंने बात किया वो भी पॉजिटिव हुआ, राइट, इतना पॉजिटिव हुआ। उसके बाद में Q20-21 का ही सेकंड क्वार्टर में भी इतना पॉजिटिव हुआ। तो अगर आपको पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कब हुआ, तो 20-21 के अंदर क्वार्टर जो है वो फर्स्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, ये देख लीजिएगा,
US बिलियन डॉलर आपका पॉजिटिव हुआ है, राइट। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये फिर यहाँ पर आपका ये डेफिसिट में चला गया थर्ड क्वार्टर में, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर देखिएगा क्वार्टर फोर्थ के अंदर यहाँ पर भी डेफिसिट के अंदर है। यहाँ पर एक मैंने बात किया है कि करंट अकाउंट बैलेंस रिकॉर्डेड ए सरप्लस ऑफ 0.9% दिस ईयर में आफ्टर द 17 ईयर, एक से लेकर के 1 से 2 और 2 से 3 यानी कॉन्टिन्यूसली 2001 से लेकर 2003 तक आपका पॉजिटिव रहा था। उसके 17 साल बाद ये हुआ है, तो ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन द टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर, जो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है उसका कितना परसेंट एक्सपोर्ट इंडिया करता है, तो ये 1.64 याद रखिएगा, राइट। इकोनॉमी की ओपननेस को हम कैसे समझते हैं कि इकोनॉमी ओपन होती है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट डिवाइड बाय टोटल जीडीपी। ये याद रखिएगा, एक बार पूछा गया क्वेश्चन से इंडिया का बीओपी कब सरप्लस हुआ था, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का बीओपी 72-73 में पॉजिटिव हुआ था और 76-77 में हुआ था। तो अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो 104 करोड़ 72-73 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन, अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट 15 फाइनेंस कमीशन की, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर भी। तो देखिएगा 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर क्राइटेरिया अगर हम देखें तो आपको ये वाला पोर्शन ज़्यादा पढ़ने का रहेगा, राइट। इस वाले पोर्शन को आप देखिएगा कि इनकम डिस्टेंस के ऊपर आपको एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 51 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 41% देगी, राइट। जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका कितना परसेंटेज, 41%, राइट। तो कैसे कैसे देगी वो, इनकम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 45%, एरिया के अकॉर्डिंग 15%, पॉपुलेशन, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, पॉपुलेशन पहले 71 का लिया जाता था, 15 फाइनेंस कमीशन ने टोटली रिप्लेस कर लिया है, राइट। ये आप ध्यान में रखिएगा कि टोटल रिप्लेस करके, और क्योंकि ये आप 14 के अंदर देखोगे, 14 के अंदर ऐसे लिया गया था, लेकिन 14 वाले जो फाइनेंस कमीशन था उसके अंदर, और 15 फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर टोटल ही 15% ले लिया गया है पॉपुलेशन 2011 का, राइट। उसके बाद में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के ऊपर इतना परसेंटेज मिलेगा। फॉरेस्ट कवर के बारे में इसमें छोड़ दिया गया है और नया कंसेप्ट ऐड किया गया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कंसेप्ट 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर ऐड किया गया है, तो आप ये बोलेंगे कि इकोलॉजी को ऐड किया गया है और उसका टोटल जो शेयर है वो इतना है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को भी इंक्लूड किया गया है और वो 2.5 है। तो ये आपका टोटल बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा पेपर बनता है तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किस स्टेट को मिलने वाला है, ये भी क्वेश्चन एक बार एक पेपर में पूछा गया, नेट के पेपर में। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो 15 फाइनेंस कमीशन का अब हमने ये वाला जो शेयरिंग पढ़ी है, ये वाला जो शेयरिंग पढ़ी है, इस शेयरिंग के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो किस स्टेट को देने वाली है। तो देखिएगा स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ये रहा स्पेशल रिपोर्ट जो है वो 41% है। दो बात समझिएगा डियर स्टूडेंट, एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट को देती है दैट इज़ 41%, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 41% सभी स्टेट के अंदर बंटेगा, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये वाला जो 41% डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे ज़्यादा जाएगा उत्तर प्रदेश को, ये बात ध्यान में रखिएगा, इतना, राइट। उसके बाद में मिलेगा बिहार को और उसके बाद में ये रहेगा मध्य प्रदेश को, और सबसे कम मिलने वाला है गोवा और सिक्किम के अंदर। और इसको अगर पूरा डिटेल में आपको सभी स्टेट के बारे में, अपना स्टेट के बारे में भी देखना चाहते हो तो इसको स्क्रॉल डाउन करके पूरा देख लीजिएगा, ये नीचे की फाइल है, इसके अंदर भी पूरा डिटेल के अंदर है, राइट। तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, टैक्सेस की अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा टैक्स कब आया, कौन सा टैक्स कब हटा, राइट। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो देखिएगा 2009 के अंदर आया, 2005 के अंदर आया था, राइट। इसके अंदर क्या हुआ है कि इसको 2009 के अंदर इसको एबोलिश कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद में
ये वाला 2014 के अंदर इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। इनकम टैक्स की बात करें तो ये 1860 के अंदर आया, ये भी पढ़ना है। इंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें तो 1922 के अंदर आया है। सेल टैक्स का अगर हम बात करें तो 1956 के अंदर आया है। और इनकम टैक्स का अगर हम बात करें तो 1961 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में ये बात है, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करें तो वो भी 1961 में है। एक्सपेंडिचर टैक्स भी 87 के अंदर है। सेंट्रल वैट जो है वो भी 1977 में है। स्टेट वेट 86 के अंदर है। सर्विस टैक्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1995 के अंदर है, क्योंकि 91 में इकॉनमी ओपन हुई है, उसके बाद में आया है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें गिफ्ट टैक्स के बारे में तो 1958 के अंदर है, राइट। अब अगर हम जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करें तो जीएसटी स्ट्रक्चर में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है, और उनके अंदर रिस्पेक्टिवली ये आइटम इंक्लूड होते हैं। इनके अंदर बेसिक मोटे तौर पे ये लिखा गया है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया, कहाँ से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो जीएसटी दुनिया में सबसे पहले फ्रांस के अंदर आया है। उसके बाद में इंडिया का जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा मॉडल के ऊपर है। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में आया था। विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस है, और सबसे पहले आसाम में इम्प्लीमेंट किया गया, सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो लाया गया था, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट को भी प्रभावित करता है, तो ये अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 एक्ट के अकॉर्डिंग 101 है, राइट। और ये 102 नंबर अमेंडमेंट है, आई थिंक ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी रेट के बारे में डिस्कस करें तो ये हमने कर लिया है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी ध्यान करना है। जीएसटी पे इंडिया में काम होना स्टार्ट हुआ था 2000 के अंदर, राइट, इतना टाइम लग गया। जीएसटी का मेन ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, राइट। जीएसटी के 3 पोर्शन है, एसजीएसटी, स्टेट, सेंटर और इंटीग्रेटेड, राइट। और किन किन के ऊपर जीएसटी नहीं है, अल्कोहल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और एक डिबेट भी कंट्री में चल रही थी कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ नहीं, अभी जीएसटी डीजल और पेट्रोल के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी है वो ही रखना चाहिए, क्योंकि इस देश में आगे कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा इन पोर्शंस को। एक छोटे में अगर डिस्कस कर लेता हूं तो ये कि देखिए, अगर उसको जीएसटी के अंदर लाते हैं तो ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे और परचेजिंग पावर एकदम बढ़ जाएगी। मैं गाड़ी में 500 का पेट्रोल डलाता था तो वाजिब सी बात है मैं 300 का डलाऊंगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, सप्लाई साइड वीक है, इन्फ्लेशन जनरेट हो जाएगा। तो अभी कंट्री के अंदर, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी, एक्साइज ड्यूटी लगभग गवर्नमेंट के 3.25 लाख करोड़ आती है, तो रेवेन्यू कलेक्शन भी गिरेगा और डेट का प्रेशर बढ़ेगा। आपको ऑलरेडी मालूम है कंट्री के अंदर, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में आपने पूरा बजट का पढ़ा है। तो वाजिब नहीं है कि उसको ऑयल या डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लिया जाए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 5 एग्रीमेंट है ये अच्छे से ध्यान में कर लीजिएगा, हर बार एक क्वेश्चंस इसके अंदर से आएगा आपका। नेक्स्ट अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं, और इस लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या रेट है वो भी हम देख लेते हैं। 2 दिन पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई है, राइट। और कल जो है मैं पढ़ रहा था कि फेड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो उसके एक्सपेक्टेशन में इंडिया ने पहले ही बढ़ा दिया था। तो देखिएगा रेपो रेट इंडिया के अंदर ये है, ये टर्म अपने आप इंटरनेट से करिएगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी पूछा जाएगा। और जो मेरे बच्चे हैं वो रिवाइज कीजिएगा, हमने क्लास में इसको पूरा पढ़ लिया है, राइट। तो ये वाला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये वाला है, बैंक रेट ये है, और रिवर्स रेपो रेट ये वाला है। सीआरआर इतना % है और एसएलआर इतना % है, ये आप ध्यान में कर लीजिएगा। और अच्छी तरह इनकी डेफिनेशन तो आप जानते ही है, आई होप सो, राइट। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि अभी क्वेश्चंस आया नहीं है, मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिएगा पहले जो हमारा आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर हम समझते थे, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि देखिएगा पहले हमारा गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों T+1 सिस्टम जो है फॉलो करते हैं। T+1 क्या होता है कि देखिएगा
फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2 ईयर के ऊपर जाएगा। एक ईयर तो वो जो चल रहा है प्लस में आगे वाले में, क्योंकि मार्च अप्रैल आ जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर का होता है ना, इसलिए। तो देखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से, तो इसको बोलते हैं टी यानी फर्स्ट ईयर, राइट। एंड होता है 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर में, इसलिए इसको बोलते हैं T+1 सेकेंड ईयर, राइट। इसलिए ये नियम है T+1 जनरल बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर बिगेन होता है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर पहले चलता था 1 जुलाई से और एंड होता था 30 जून को, लेकिन अभी पीछे आरबीआई ने इनको दोनों को मर्ज कर लिया है। तो वो देखिएगा कि 2020-21 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज हो गया, वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा अब, राइट। 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा, राइट। तो ये ध्यान कीजिएगा कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो पहले से अब चेंज हो गया है, राइट। पहले 1 जुलाई से 30 जून होता था, अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया है, राइट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये सारा स्टैटिक पोर्शंस में बात कर रहा हूँ, कुछ करंट अफेयर की भी बात है। देखिएगा, सबसे पहले बैंकों का नेशनलाइज जो किया गया वो 1969 के अंदर। मेरे बच्चे इसको जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो जो इंदिरा का मैंने वीडियो दिखाया है तुमको, वो पूरा पोर्शन, ये इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले हमें इंडियन पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि 1950 से लेकर के 1985 तक इंडियन इकोनॉमी नहीं थी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी। तो अगर हम पीछे का इसका सारा का जो पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर समझ के आते हैं तो हमें कोई भी पॉलिसी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कब कब कैसा बना। तो ये जो दत्त कमेटी और हजारे कमेटी जो आई थी उसको भी माइंड में लीजिएगा, उनकी रिकमेंडेशन से। सेकंड फेज़ इसमें हुए थे, 6 बैंक हुए थे। नरसी रामन कमेटी जो 91 में आई थी, सेकंड 98 में आई है। एफआरबीएम नहीं है, यहाँ पर फेरा है। तो ये फेरा जो आया है वो 1973-74 में, और फेमा जो आया है वो 1999 के अंदर, और एफआरबीएम जो आया है वो 2003 के अंदर, ये राइट। अब इसमें देखिएगा एग्जियम बैंक, इस पीरियड में ये एग्जियम बैंक ऑल इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपेक्स बॉडी है, आप जानते हैं, राइट। नबार्ड भी अपेक्स बॉडी है और सिडबी भी अपेक्स बॉडी है, एनएचबी भी अपेक्स बॉडी है। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपने देखा 1992 के अंदर आया। उसके बाद में 1994 के ऊपर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दिया गया। तो ये 40% ऑफिस और 60% मार्केट डिटरमाइंड, राइट। तो ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो देखिएगा, एफडीआई के अंदर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो कहाँ आ रही है, किस कंट्री से आ रही है, किस सेक्टर में आ रही है और कितनी आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, और जो यूएनसीएडी की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का एफडीआई इनफ्लो में कौन सा पोजीशन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर एफडीआई की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो मॉरिशस से आ रही है। अभी मैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मार्च 22 को अभी ये अपडेट हुई है, इसलिए बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, अपडेटेड डेटा है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैंने क्लास के अंदर जब करवाया था, तो हो सकता है कोई यहाँ पर और कुछ करवा दिया होगा, क्योंकि वो पुराने डेटा थे। अभी ये लेटेस्ट अपडेट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आ रही है मॉरिशस से, उसके बाद में सिंगापुर से, और उसके बाद में यूएस से। और ये जो एफडीआई है वो इनफ्लो है, इक्विटी इनफ्लो, राइट, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और ये वाला पोर्शन यहाँ पर आप देख लीजिएगा, राइट, ये वाला पोर्शन है। अब अगर हम इसमें नीचे देखें तो नीचे इसमें डिस्कस किया गया है कि कितना एफडीआई इनफ्लो हुआ है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो ये वैल्यू जो है वो इतना यूएस डॉलर के अंदर जो है मिलियन के अंदर एफडीआई आया है, राइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये तो हमने बात किया कि एफडीआई किस कंट्री से आता है।
अब हम बात करते हैं किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है, तो सर्विस सेक्टर में आता है। अगर इसके अंदर नीचे ये डबल स्टार लगाया हुआ है, नीचे इसके बॉटम में देखेंगे तो डबल स्टार में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये रहा कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्लूड करता है फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, आउटसोर्सिंग, R&D, कोरियर, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग एंड एनालिसिस, राइट। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो FDI आ रही है, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और तीसरा टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन। तो ये तीन पहले पोर्शन याद रखिएगा। जैसे आपने देखा मॉरिशस से सबसे ज़्यादा आ रही है और किस सेक्टर में आ रही है, सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आ रही है, राइट, ये ध्यान में कीजिएगा। और मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ बिल्कुल न्यू डेटा है, आप माइंड में मत रखिएगा कि इसके अंदर कुछ एरर हो सकती है क्या। मैं 100% ये जो डेटा है आपको पूरा एक एक फाइल को देख करके कि कहीं बच्चों को गलत डेटा ना चला जाए, इसलिए बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। मैं कोई सीधा विकिपीडिया से डेटा नहीं उठाता हूँ, गवर्नमेंट की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा करके हम वहाँ से डेटा पढ़ करके वहाँ से ये मैं नोट डाउन करवाता हूँ, राइट। तो देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आ रही है, तो सबसे ज़्यादा आ रही है महाराष्ट्र के अंदर। और आपको ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र की GDP जो इंडिया के अंदर स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी GDP है, तो महाराष्ट्र में आ रही है। दूसरा नंबर कर्नाटका में आ रही है। अगर हम स्टार्ट की रिपोर्ट देखें, जैसे फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट में तो लग रहा था पहले 6 महीने कि कर्नाटका अब की बार FDI सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि बीच के जो 6 महीने थे उसमें कर्नाटका में बहुत ज़्यादा FDI आई है, राइट। और उसके क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो उसके बाद में टोटल अमाउंट में देखा, टोटल पूरे ईयर का देखा गया तो महाराष्ट्र में आई है, राइट। तीसरे नंबर जो FDI है वो गुजरात के अंदर है। तो ये हमारा स्टेट, तो पहले हमने किया किस कंट्री से आ रही है, दूसरा हमने किया किस सेक्टर में आ रही है, तीसरा हमने किया किस स्टेट के अंदर आ रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि FDI जो इंडिया के अंदर आई है वो कितना आया है। तो इसके अंदर नीचे हमने डिस्कस किया है, देखिएगा नीचे वाली स्लाइड के नीचे वाले इस पोर्शन के अंदर। तो नीचे वाले पोर्शन में ये टोटल कॉम्युलेटिव FDI आपको मैंने यहाँ पर जो बात किया था वो 58 US मिलियन डॉलर का हम बात जो कर रहे थे 1000 में, वो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ये जो FDI है, थोड़ा अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें थोड़ा सा मालूम चल जाएगा कि ये जो टोटल है, स्क्रॉल डाउन करने से पता लगेगा कि जस्ट एक मोमेंट, यहाँ पर देखिएगा, जस्ट एक मोमेंट, यहाँ पर ये इक्विटी है। तो इक्विटी का इतना वैल्यू है, ये हमने देख लिया पहले भी मोर और लेस। उसके बाद में इनकॉर्पोरेटेड का वैल्यू है, फिर री इन्वेस्टेड अर्निंग है और अदर कैपिटल है। तो टोटल FDI इनफ्लो की बात करें तो वो इतनी बैठेगी, राइट। तो ये भी आप में ध्यान रख लीजिएगा, और इक्विटी के अंदर इतना बैठेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम डिस्कस करें तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला भी, कि एक हर साल एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट में पढ़ रहा था कल, तो उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के आया है कि देखिएगा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की जो रिपोर्ट आती है हर साल, वो ये बताता है कि किस कंट्री के अंदर कितना FDI आया पिछली बार के कंपैरिजन में। तो देखिएगा इंडिया का जो पोजीशन है वो 7th पोजीशन रहा है। पिछली बार इंडिया का जो पोजीशन था वो 8th पोजीशन था। देखिएगा ये रहा, यहाँ पर रैंकिंग लिखी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर रैंकिंग लिखी है 8th, राइट। ये पिछले साल का रैंकिंग है। तो अब की बार का जो 22 की रिपोर्ट आई है वो 2021 के बारे में डिस्कस करती है। और वो देखिएगा, अगर हम देखें ये डार्क वाले पोर्शन को, तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, राइट। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्मनी जो थी वो पिछली साल 7th नंबर पे थी, लेकिन अब इंडिया का ये 45 है और जर्मनी का जो है वो 31 है। तो वाजिब सी बात है 7th पोजीशन किसका हो गया, इंडिया का। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसको देखने के अंदर तो आपको लगेगा कि इंडिया की 8th रैंक है, लेकिन 8th नहीं है। आप ये डार्क कलर वाले देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो 7th है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि 7th पोजीशन इंडिया के अंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो FDI आ रही है वो US में आ रही है, और इंडिया के अंदर देखें तो 7th रैंक आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ये माइंड में रखिएगा डियर स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। मेन जो है वो मैंने यहाँ बता दिया है कि आपसे ये पूछा जा सकता है UNCTAD के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्लोबल रैंकिंग है FDI इनफ्लो का वो 7th है, राइट।
अगर हम नेक्स्ट में देखें IIP, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा आपसे। तो देखिएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका जो बेस ईयर है वो इतना है, इसमें टोटल आइटम जो है वो इतने हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको पब्लिश करता है। इसके अंदर जो मेन 3 आइटम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, और उनका जो वेटेज है वो इतना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये अपडेटेड है बिल्कुल। तो माइनिंग का है 14.37, मैन्युफैक्चरिंग का है 77.63 वेटेज, और इलेक्ट्रिसिटी का है 7.9। अगर हम इसकी यूज़ बेस क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी गुड्स का इतना है, राइट, और प्राइमरी गुड्स के अंदर इंटरमीडिएटरी गुड्स भी आती है, वो ध्यान से देखिएगा आप, राइट। तो प्राइमरी गुड्स का इतना वेटेज है, कैपिटल गुड्स का इतना वेटेज है, राइट। ये तो बाई सेक्टर था, और ये यूज़ बेस्ड है। इंटरमीडिएट गुड्स का इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का इतना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का इतना है, राइट। ये हमने बात डिस्कस कर ही लिया कि इसको कौन लॉन्च करता है, राइट। और इसके अंदर इन ब्रॉड सेंस इसके अंदर 407 आइटम है, राइट। और कंज्यूमर गुड्स के बारे में यहाँ देखिएगा मैंने मेंशन किया है कंज्यूमर गुड्स, जैसा कि आपने यहाँ पर डिस्कस किया ना, ये वाला कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर 2 आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, राइट। और इन्वेस्टमेंट गुड्स के अंदर अगर हम बात करें, सॉरी ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स 2 आता है, राइट। तो ये IIP है, इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं जाएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है SDR का। 2016 के अंदर डियर स्टूडेंट आप SDR का वेटेज जो है वो चेंज किया गया, और चाइना का जो करेंसी है उसको भी इंक्लूड किया गया। और SDR के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आप जानते हैं कि SDR जब 1969 के अंदर 1969 के अंदर जब SDR आया, तो उसके पीछे भी 29 का जो क्राइसिस था, और जो हम स्टोरी पढ़ते हैं वहाँ से US ने सीख लिया और पहले नई करेंसी लेके आया, और बाद में ब्रेटन वुड को 1971 के अंदर कोलैप्स करवाया। तो मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे को बेसिक माइक्रो और बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैं एक बात कहता हूँ कि माइक्रो बेसिक समझना है तो क्लासिकल थॉट को समझिएगा कि कैसे बेसिकली क्लासिकल थॉट वर्क करती है, वो मार्केट मैकेनिज्म क्या है वो पढ़िएगा। फिर आप केंजियन मैक्रो पढ़िएगा, 29 का क्राइसिस पढ़िएगा, तो आपका एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि अच्छा इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक है ये, दैट इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स है। और हम सोच रहे हैं आगे आने वाले पीरियड के अंदर कि हम बच्चों को बेसिक माइक्रो और मैक्रो एटलीस्ट ऐसा तैयार करवाएंगे जिसमें भारत से कुछ बच्चे लेंगे और उनको तैयार करवाएंगे, वो चाहे कैसे भी होगा वो आपको यूट्यूब पे बता दिया जाएगा। जब आपके बेसिक्स डेवलप हो जाएंगे तो आपको ये ईयर याद नहीं रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट आएगा। और मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ रे, इकोनॉमिक्स जैसा एवरग्रीन सब्जेक्ट इज़ सो अमेजिंग। देखिए ब्यूटी ज्योग्राफी का है, ब्यूटी हिस्ट्री का है, ब्यूटी है इन सब्जेक्ट का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान ने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो उसने ज़रूर हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, ज़रूर उसने ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, ज़रूर उसने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा। और ये सब्जेक्ट एक बार आपके अंदर ताज़ा कर देता है इसको पढ़ने के बाद में। तो देखिएगा डी स्टूडेंट, ये ड्राई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने 1-2 बुक पढ़ा स्टार्ट में तो उसमें मेंशन था कि ड्राई सब्जेक्ट में, ये बुक बंद करके रख दिया कि उनको दोबारा, ये ड्राई नहीं है। अगर इनके अंदर हम डेली लाइफ से जोड़ें तो साइंटिफिक तरीके से पढ़ें तो डी स्टूडेंट ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है, राइट। तो देखिएगा नेक्स्ट एक इसके अंदर अगर SDR का वेटेज अब तो आपको याद रखना है, तो ये आपकी 5 करेंसी है इसके अंदर अभी लेटेस्ट में, और रिम्बिन को इसके अंदर 2016 में जोड़ा गया था जिसका इतना वेटेज है। अगर ये पूछा जाए कि नई करेंसी कौन सा लिया गया और ये इसके अंदर टोटल इस तरह से वेटेज है, ये माइंड में रख लीजिएगा, राइट। अगर इंडिया में कोर इंडस्ट्री का कंसेप्ट है, कोर इंडस्ट्री के अंदर 8 इंडस्ट्री आती है और वो कोर इंडस्ट्री के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोर इंडस्ट्री में नीचे ऑप्शन में से कौन सा इंडस्ट्री आता है, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया 2020 के अंदर ट्रिप्स और ट्रिम्स के अंदर से, 94 में आए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में WTO और गेट के बारे में बात करेंगे इसी स्लाइड में, नेक्स्ट वाले में। तो देखिएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन आया है, वो इसलिए मैंने मेंशन किया है। जर्नल एग्रीमेंट जो 20 साल के हैं
कॉपीराइट जो है वो 50 साल के हैं, ट्रेडमार्क जो है वो 7 साल का है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है 10 साल का है, और मेडिसिन का जो है 10 साल का। ये जो पेटेंट है उनका पीरियड है। और आपको मालूम है कि पेटेंट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पेटेंट के अंदर से एक इंसेंटिव मिलता है नया नया प्रोडक्ट इनोवेशंस करने का, और इतना सारा इनोवेशन हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, तो प्राइस अपने आप डाउन आ जाता है, राइट, और डिमांड इलास्टिक हो जाती है। खैर वो आप उस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो देखिएगा पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो पॉवर्टी के अंदर इंडिया का जो ऑफिशियली माना गया है वो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, उसको 21.9% है 2011-12 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। और डियर स्टूडेंट, इसके पीछे भी थ्योरी है। कुछ हम ये सोचते हैं कि इतने रुपए के अंदर 27 रुपये 32 रुपये के अंदर पर डे कोई खा के दिखाए, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आप पॉवर्टी लाइन को एक पैसे के हिसाब से मत देखिएगा। मेरी समझ ये कहता है कि पॉवर्टी जो लाइन है वो मैक्रो डिमांड साइड से मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जैसे ही कंट्री के अंदर डिमांड का ज़रूरत पड़ता है, गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इंक्लूड कर लेता है। जब भी डिमांड की कम ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट उसका एक पर्टिकुलर रेंज रख लेता है। तो पॉवर्टी लाइन सिर्फ एक पॉवर्टी इरेडिकेशंस का भी मेथड नहीं है। पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में एक मैक्रो साइड से मैक्रो डिमांड साइड से मैनेजमेंट का एक तरीका है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, प्री इंडिपेंडेंस, सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो दादा भाई नारोजी ने इनके ऊपर अपना बुक पब्लिश किया था, राइट। फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन ने किया था, और फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया है, फिर अलाग कमेटी की रिपोर्ट है। इसके बाद में अर्बन और रूरल के अंदर उन्होंने कैलोरी में डिस्कस किया है। फिर लकड़वाला कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने भी कैलोरी में डिस्कस किया है, राइट। उसके बाद के अंदर ये एक कंसेप्ट और आया है कि NSSO और CSO को मर्ज कर दिया गया 2000, इन दोनों को 2019 के अंदर, और मर्ज करने के बाद ये बन गया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राइट। और पहले जो पॉवर्टी मेजर करते थे वो NSO मेजर होता था, NSO के डेटा से पॉवर्टी मेजर होती थी। लेकिन अब NSO और CSO मेजर करते थे GDP को। अब CSO और NSO को दोनों को मर्ज कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, राइट। और इनके अकॉर्डिंग अर्बन और रूरल के इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में, रिपोर्ट दिया था 2009 के अंदर। और ये जो इतना रुपए रूरल और इतना रुपए अर्बन पर डे का ये कंजप्शन जो नीचे है वो पॉवर्टी में आएगा। फिर उसके बाद में प्रदर्शन स्टार्ट हुए, कितने रुपए में कोई खा करके दिखाए। तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उन्होंने ये एक सी रंगाराजन कमेटी बनाई कि ठीक है हम चेंज करते हैं, एक बार कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिएगा। तो ये जो उसकी रिकमेंडेशन आई उस 2014 के अंदर, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। लागू करना इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था, राइट, उस रिपोर्ट को। खैर नेक्स्ट देखते हैं कि हाईएस्ट पॉवर्टी कहाँ पर है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और उसके बाद झारखंड में है, और उसके बाद के अंदर मणिपुर के अंदर है। और सबसे कम पॉवर्टी जो है वो गोवा में और केरला के अंदर है। ये आप ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो बेसिकली ग्रोथ रेट कब सबसे ज़्यादा नेगेटिव हुई और कब पॉजिटिव हुई, उसके अंदर अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट, पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2021, उसके अंदर नेगेटिव हुई सबसे ज़्यादा। उसके बाद में 79, 80, उसके बाद में 56 और 66, और उसके बाद में 72 और 73। ये 4 पीरियड आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव सबसे ज़्यादा कब हुई देखिएगा, पॉजिटिव हुई 2007-8 के अंदर, उसके बाद में 10-11 के अंदर, और 88 और 89 में। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि वर्स्ट और बेस्ट बताइएगा, तो ये आपको चारों याद करना पड़ेगा। तो वर्स्ट और बेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। हाईएस्ट सेविंग रेट इंडिया की कब रही, तो ये देखिएगा 2007-8 में रही। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोलो मॉडल, जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर बना के डाल रखा है, और बहुत सारे बच्चों के और जो सिविल सर्वेंट हैं उनके मैसेजेस आते हैं कि मेरे को नहीं मालूम है कि उन्होंने वो सोलो मॉडल कैसे लिया है। मैंने तो जैसे नेचुरली सीखा है वैसा ही वो बना के डाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर वो गजब का बना है। और उसको अगर आप पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा कि जो सेविंग रेट है तो ग्रोथ अपने आप आएगी। जब सेविंग रेट हाईएस्ट थी तो वाजिब सी बात है ग्रोथ भी हाईएस्ट होगा। तो ये याद रखने का ज़रूरत नहीं होता है, यहाँ से अपने आप याद रह जाता है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट,
उसके बाद में 19-20 का जो सेविंग रेट है वो ये वाला है, और अभी का जो सेविंग रेट है वो 31.4% है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ अपडेट कर लेना, राइट। ये एक पोर्शन छूट गया लग रहा है। ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट होता है, उसमें 3 चीज़ आती है। अब देखिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट अभी मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें हाउस होल्ड सेविंग, प्राइवेट सेविंग और पब्लिक सेविंग, और इसका ही वो पोर्शन होता है टोटल का, तो वो कितना कितना है वो मैं डाल दूंगा, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2019-20 का ये सेविंग है, तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट डेटा अपडेट करूँगा, वो कर लेना आप, राइट। और जो इसके अंदर मैं पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ के अंदर ये वैल्यू मैं चेंज करके डालूंगा, तो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान और उसके टारगेट्स के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है कि कौन सा टारगेट, कौन से 5 ईयर प्लान का क्या टारगेट रहा। तो 1956 यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका टारगेट एग्रीकल्चर था, सेकंड हेवी इंडस्ट्री का था। इसके पीछे विजन्स तो सही था, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्री प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर आप एम्फेसिस डालते हो तो उसकी डिमांड इनकम इलास्टिक होती है, और इनकम इलास्टिक होने की वजह से वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्ब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। उसके बाद थर्ड बैलेंस्ड ग्रोथ, और उसके बाद प्लान हॉलीडे आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये याद रखिएगा, प्लान हॉलीडे। और जो मेरे बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी उन्होंने देखा है, तो मालूम होगा कि ये जो पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से। उसके बाद में 4th 5 ईयर प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन, 5th 5 ईयर प्लान एंटी पॉवर्टी, फिर यहाँ पर एनुअल प्लान और लिबरलाइजेशन की बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, फिर ये हमारा मॉडर्नाइजेशन और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड फास्टर ग्रोथ, राइट। और ये टोटल हमारे एनुअल प्लान जो है वो 6 हैं, 66 से लेकर के 69 तक 3। ये जो रोलिंग प्लान का जो पीरियड उसके अंदर इंदिरा ने देखो सेटअप किया था, हमने क्लास में पढ़ा है, वो वाला पीरियड 79 से 80 और 90 से 92 वाले 2, तो ये टोटल बनते हैं 6 पीरियड, राइट। इसके अंदर एक चीज़ आपको और ध्यान में रख लेना है कि जो रोलिंग प्लान है वो 1978 से लेकर के 83 तक जो है वो रोलिंग प्लान था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट मोमेंट। हाँ, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब वो टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम गेट और डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछली बार इससे जो क्वेश्चन एक पूछा गया था, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है डब्ल्यूटीओ से, लेकिन पिछली बार इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया गेट से, क्योंकि गेट का ही आगे स्वरूप जो है वो 1994 के अंदर डब्ल्यूटीओ बना। और जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मार्केट, ये देखिएगा एक मैं आपसे जनरल डिस्कस करता हूँ। जब आपको माइक्रो यानी क्लासिकल थॉट समझ आएगा ना, मार्केट मैकेनिज्म, तब आपको डब्ल्यूटीओ भी समझ आएगा कि डब्ल्यूटीओ किस लिए आया गया। कैपिटलिज्म का आगे बढ़ाने का जो एक प्रोसेस है, यानी मार्केट इकोनॉमी बनाने का जो प्रोसेस है, वो डब्ल्यूटीओ के थ्रू लॉन्च हुआ है। तो डब्ल्यूटीओ मीन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन, जैसे मैं अब मार्केट सक्सेस में बात करता हूँ कि पूरी दुनिया में जब तक मार्केट पूरी दुनिया में नहीं आ जाएगी तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो ग्लोबलाइजेशन उसी का ही नाम है कि पूरी दुनिया एक मार्केट हो जाए, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, गेट के ऊपर पहले से ही बात स्टार्ट हुई, तो सबसे पहला राउंड हुआ जिनेवा के अंदर इस ईयर के अंदर, राइट। और इसके अंदर कंट्री ने इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर टेरिफ कट की बात हुई, राइट। इसके अंदर अगर हम नीचे ये आप राउंड एक बार जस्ट आप देख लीजिएगा, इसके अगर नीचे हम डिस्कस करें तो ये वाला जो राउंड है, ये वाला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उरुग्वे राउंड के अंदर ये समझौता हुआ था कि डब्ल्यूटीओ बना था, राइट। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछी हुई है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, और 123 कंट्री उसके अंदर इंक्लूड था, राइट। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं तो ये वाला पोर्शन डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो देखिएगा अगर थोड़ा सा नीचे की साइड हम अगर देखें तो जस्ट इनफ है। तो अब देखिएगा कि यहाँ से ये हर 2 साल के अंदर उनका बैठक होता है, तो कॉन्टीन्यूसली सिंगापुर, जिनेवा, सीटल, डोहा, कैकुन, हांगकांग, जिनेवा, फिर बाली, फिर नैरोबी, फिर एरगुनिस, राइट। और उसके बाद में जिनेवा में
और ये जो 21 का था उससे पहले कजाकिस्तान में होना था 2020 के अंदर, लेकिन नहीं हुआ, फिर 21 में भी नहीं हुआ, पोस्टपोन कर दिया। और अब यहाँ से आप लिख लीजिएगा ये 22 कि 2022 के अंदर जिनेवा में होना फिक्स हुआ है। ये पीरियड ये वाला हटा दीजिएगा, राइट। अभी तो ये डियर स्टूडेंट पूरा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ से आप ये याद कर लीजिएगा। जैसा भी है अपना शॉर्ट फॉर्म बनाना है, वो शॉर्ट फॉर्म कुछ भी है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की 100% चांसेस है। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीआई के बारे में, तो एचडीआई यूएनडीपी पब्लिश करता है 1990 के अंदर, और आपके सिलेबस में मेंशन भी है एचडीआई के बारे में। फर्स्ट पोजीशन है नॉर्वे का, जो लेटेस्ट अभी आया है। दूसरा और लास्ट पोजीशन है नाइजर का। और इंडिया का रैंक जो है वो 131 है। उसके अंदर अफ़गानिस्तान का 169 है, पाकिस्तान का 164 है, नेपाल का और बांग्लादेश और श्रीलंका ये मैंने डाले हैं इंडिया के जो नाइबर हैं उसका। तो आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखिएगा कि जैसे सबसे दूर जो है वो अफ़गानिस्तान है, उसके बाद में पाकिस्तान है, उसके बाद में नेपाल है, तो एक सीक्वेंस बना लीजिएगा ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग माइंड में, तो ये याद रह जाएगा। इससे आपको याद नहीं करना है कि अफ़गानिस्तान, उससे नज़दीक पाकिस्तान, उसके बाद में नेपाल, उस नेपाल के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में भूटान, भूटान के बाद में नीचे श्रीलंका, राइट। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, इंडिया के जो स्टेट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो केरला 1 नंबर पे है, हिमाचल प्रदेश 2 नंबर पे है, और लोएस्ट पोजीशन छत्तीसगढ़ और झारखंड की है, राइट। ये पोजीशन है। नेक्स्ट देखते हैं इस स्लाइड का नेक्स्ट पोर्शन देखिएगा। अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997 में क्या आया, इसका नाम चेंज कर दिया गया मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। 2010 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ। ये पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी विद द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंडिया का रैंकिंग इसके अंदर इतना है, अभी अपडेटेड नहीं हुआ है, राइट। तो जैसे ही होगा देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पब्लिश बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कौन पब्लिश करता है। इंडिया का रैंकिंग है 94, राइट। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी का, राइट। और इंडिया का इसमें रैंकिंग है 112, राइट। उसके बाद में ईज ऑफ डूइंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्ल्ड बैंक करता है, इंडिया का रैंकिंग है 63। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, और एक ये वाला। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया का रैंक ये है, राइट। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वर्ल्ड प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का रैंकिंग ये और ये वाला है, ये याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर मैंने समराइज़ किया है। यूएनडीपी ये 3 पब्लिश करता है। और अब की बार एक नया कंसेप्ट आया है एचडीआई के अंदर, प्लेनेटरी प्रेशर एचडीआई, वो भी हम देखते हैं। तो देखिएगा, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने नोट लगा के एक इम्पोर्टेंट नोट डाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जाना चाहिए ये क्वेश्चंस। तो देखिएगा, एक 2020 के अंदर जब यूएनडीपी का जो पीछे वाली रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई, तो उसके अंदर एक नया कंसेप्ट आया, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट एचडीआई, उसको पीएचडीआई बोलते हैं, प्लेनेटरी प्रेशर। प्लेनेटरी का मीनिंग ये जैसे अर्थ हमारा एक प्लेनेट है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, यानी कि ये ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने, ये जो 2 साइंटिस्ट, एक ग्रुप साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक कंसेप्ट को दिया है, और 2009 में इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, राइट। रॉकस्ट्रॉम और रेजिलियंस, स्टॉकहोम रेजिलियंस ने, सेंटर फॉर इन 2009 के अंदर, राइट। इसके अंदर 2 चीज़ मुख्यतः ली गई है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एक कंट्री में कितना होता है, और दूसरा मटेरियल फुटप्रिंट, ये 2 कंसेप्ट इसको डाला गया है। और ये पर कैपिटा बेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड और मटेरियल फुटप्रिंट इसके अंदर देखा गया है, राइट। और इसके अंदर जो डिक्लाइन इन ग्लोबल एचडीआई, जो एचडीआई की वैल्यू थी वो डिक्लाइन हो गई, जैसे आपने देखा ना, उसका जो वेट आता है, एचडीआई की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू डिक्लाइन हो गई जैसे ये डाला। इसका मीनिंग ग्लोबल एमिशन और फुटप्रिंट है। लेकिन इंडिया का एक इंटरेस्टिंग बात रही कि इंडिया के बारे में अगर हम इसको नीचे देखें
तो इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है। तो इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा देखें तो देखिएगा, जस्ट एक मोमेंट, देखिएगा यहाँ पर लिखा है डिक्लाइन, ग्लोबल रैंक, ग्लोबल वैल्यू तो डिक्लाइन हुई है, लेकिन जो इंडिया का रैंकिंग है वो रैंकिंग यहाँ पर इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको नेक्स्ट पोर्शन के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो देखिएगा इंडिया का मैंने मेंशन किया है। इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो जस्ट एक मोमेंट, यहाँ पर ये देखिएगा स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री का HDI हाई है और उसका वर्ल्ड बैंक का जो वेट एडजस्टेड वैल्यू है वो रैंक चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है अगर आप जाके देखो, और हार्मनी बहुत है नेचर के साथ। और यहाँ इंडिया के अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखिएगा इंडिया का जो ये वैल्यू है ये है, राइट। HDI का जो वैल्यू है ये है पर कैपिटा ऑन एन एवरेज एमिशन, राइट, रिस्पेक्टिवली। इंडिया गेन इट ग्लोबल रैंकिंग, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है असर्शन रीजन के अंदर। इंडिया गेन इन ग्लोबल रैंकिंग बाय 8 पॉइंट, 131 रैंक अंडर द HDI, 128 रैंक अंडर द PHDI। तो इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है, राइट, क्योंकि हम पर कैपिटा के अंदर दुनिया में बहुत पीछे हैं। इट्स पर कैपिटा कार्बन एमिशन, प्रोडक्शन में और मटेरियल फुटप्रिंट आर वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज, उसकी वजह से हमारा रैंक जो है वो 123 रहा है इसके अंदर, राइट। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा प्लेनेटरी प्रेशर HDI के ऊपर है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट ये वाला, कि हमारा जो MSME की डेफिनेशन है कोरोना की वजह से चेंज कर दिया गया था। तो MSME की जो डेफिनेशन है वो देखिएगा माइक्रो 1 करोड़, ये जो पहले होती थी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की अलग अलग, उनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया, कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होगा और टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा, उसका जो होगा वो माइक्रो कहलाएगी। अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 10 करोड़ और 50 करोड़, ये स्मॉल होगा। आगे इसको 5 से कर दीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने से 50 करोड़ और 250 करोड़ ये मीडियम होगा। तो ये MSME की डेफिनेशन है। जो MSME एक्ट 2006 था उसके अंदर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके ये नई डेफिनेशंस दिया है, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक आज का कवर हो गया। और कल जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन डेट के बारे में है। और डियर स्टूडेंट मैं इतना इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करूँगा, आपको आई थिंक यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, कि जो इंडियन डेट है वो कैसे आता है, जनरल गवर्नमेंट का डेट, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, फिर स्टेट गवर्नमेंट का डेट, और अब की बार वो वैल्यू 83 हो गई है, बढ़ करके 83% हो गया है स्टेट और सेंटर का मिला करके। और फिर हम अनकेसिंग की जो रिकमेंडेशन है FRBM पे वो भी देखेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।